जैसे आपने जो शपथ पत्र बनाया, संकल्प पत्र माफ कीजिएगा, उसमें इस बार मैंने नई चीज देखी है। और बीजेपी इस तरह की पॉलिटिक्स शायद पहले, मुझे याद नहीं पहले कब किया है, कि हम लैपटॉप फ्री देंगे, हम वाईफाई भी फ्री देंगे, हम ये डेटा कार्ड फ्री देंगे। तो क्या ये दबाव में आकर करना पड़ा? क्योंकि ये सब्सिडी की राजनीति, ये तो इस देश से प्रधानमंत्री ने खत्म करने की दिशा में वो आगे बढ़े थे कि हम सब्सिडी छोड़ने के लिए लोगों को कहें। पहले तो पॉलिटिक्स नहीं है, हमारा संकल्प है। दोनों के बीच में बड़ा अंतर होता है। भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प पत्र है, पॉलिटिक्स नहीं है। दूसरी बात, जिस स्तर पर आज यूपी की जनता जिस जगह पे आकर खड़ी है, वहां अगर उनको आप प्लेटफॉर्म नहीं देते तो कितनी भी सहायता कर दो, आगे बढ़ाना उनको दिक्कत वाली बात है। आप कह रहे हैं कर्ज माफी कर देंगे, प्रधानमंत्री ने भी कई जगह कहा है। अब राहुल गांधी इसको बड़ा मुद्दा बना रहे हैं कि मैं पूरा उत्तर प्रदेश घूमा, करोड़ों किसानों से लिखवाया, प्रधानमंत्री से मिलने गया, प्रधानमंत्री को मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश के किसान जो है वो कर्ज माफी चाहते हैं, वो 2-3 चीज चाहते हैं। और प्रधानमंत्री मेरी तरफ जो जवाब दिया तो वो चुप हो, कि मतलब प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं कहा। और अब देखिए कि कर्ज माफी की बात कर रहे हैं, तो पहले क्यों नहीं किया? मगर प्रधानमंत्री किसानों को कहे या राहुल गांधी को कहे? और अब मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी ने अपने घोषणा पत्र में क्यों नहीं रखा? प्रधानमंत्री को तो इतना बड़ा दस्तावेज देने गए, जब घोषणा पत्र बनाया तब क्यों भूल गए? उन्होंने जो घोषणा पत्र बनाया उसमें उन्होंने स्वयं माफी की बात नहीं की। मुझे तो लगता है इतनी गंभीरता से इन्होंने किया ही नहीं। किसी ने योजना बना दी, रथ लेकर निकल गए, 27 साल यूपी बेहाल, 10 साल निकल गए। अब वो जवाब ही नहीं देते, वो 10 साल कहाँ गए? 27 का जो गणित था उनका, इसमें 10 साल समाजवादी पार्टी के थे। अब समाजवादी पार्टी के साथ तो मैंडेट लेने निकले। राहुल गांधी को पहले ये जवाब देना चाहिए कि 27 में से 10 कहाँ चले गए। और अगर अब आप पूरी यात्रा किसानों की कर्ज माफी के लिए भैया निकाले थे, तो जब आपने घोषणा पत्र बनाया वो भूल क्यों गए? शायद वैकेशन पे गए होंगे, वहीं बना दिया होगा, तो उत्तर प्रदेश दूर जाने के कारण उनको याद नहीं रहा होगा। लेकिन उसको, इस मामले को वो पॉलिटिकल बनाना चाहते हैं। पॉलिटिकल नहीं बन सकता जब उन्होंने ही वो मुद्दा नहीं उठाया। अपने घोषणा पत्र में ही रखना भूल गए श्री राहुल गांधी। घोषणा पत्र शायद भारत की धरती पर नहीं बना होगा। ये बार बार जो वैकेशन पे चले जाते हैं, दिसंबर में गए थे तो शायद उसी वक्त बनाया होगा। तो आपको लगता है कि नॉन सीरियस अप्रोच है उनका? बिल्कुल नॉन सीरियस अप्रोच। मैं छोड़ो, शीला जी ने आज कह दिया है, शीला दीक्षित जी ने कहा है कि मैच्योर होने में टाइम लगेगा। हाँ, उनको मैच्योर होने में टाइम लगा। मैं नहीं कहता। उनकी यूपी के, आपको क्या लगता है राहुल जी मैच्योर? मुझे सुने, यूपी के चुनाव की उनकी मुख्यमंत्री पद की जो दावेदार थी वो महिला ने कहा है कि अभी उनको मैच्योर होने में समय लगेगा। तो अब तो एक पार्टी के आप अध्यक्ष हैं, वो एक दूसरे पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, तो असेसमेंट होता होगा कई बार। आप कैसे असेस करते हैं राहुल गांधी को? मेरे असेसमेंट करने का कोई इसमें जरूरत भी नहीं है। असेसमेंट यूपी की जनता ने करना है और शीला जी ने करना है। नहीं, कई बार लोग कहते हैं कि वो नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। देखिए, आपको भी लगता है ऐसा? मैं इस तरह की बातों में पढ़ना नहीं चाहता। मैं सिर्फ शीला जी को कोट कर रहा हूँ। अच्छा, एक चैप्टर जिसके बिना उत्तर प्रदेश कंप्लीट नहीं होता है, हालांकि वो घटित हुआ दूसरे दल में, लेकिन बहुत प्रतिक्रिया हुई उसकी। जो ये पूरा उठापटक हुआ समाजवादी पार्टी में, तो पहले बीजेपी ने कहा कि ये तो मैन्युफैक्चर्ड है, ये बताया जा रहा है उनका कद बढ़ाने के लिए कि बहुत सीरियस आदमी है, बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत दबंग है, ऐसा दिखाने के लिए उनकी छवि बनाई गई। अब आप अगर देखते हैं उसको, तो क्या लगता है कि ये असली लड़ाई थी और उसका नुकसान भी हो रहा है उनको? देखिए, मैं असली नकली लड़ाई की चक्कर में पड़ना नहीं चाहता, मगर कुछ नहीं बदला है। गायत्री प्रजापति आज सपा से लड़ रहे हैं, जिन पर आरोप हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिकी दर्ज करने के लिए ऑर्डर करना पड़ा। वो वर्मा है, जिन पर आरोप है, बाद में वो महिला की हत्या भी हो गई, वो भी सपा से लड़ रहे हैं। शिवपाल सिंह जी भी सपा से लड़ रहे हैं। आजम जी भी सपा में ही है। अतीक अहमद भी सपा में है। सारे विधायकों के टिकट रिपीट कर दिए। अब बदल क्या गया जी? जिन पे आरोप लगा वो कह रहे हैं कि आरोप तो ऐसे बहुत सारे लोगों पे लगे भैया, मगर तो मुझे क्यों बलि का बकरा बनाते हो? मैं इतना कहता हूँ, जो बदलने का दावा कर रहे हैं वो बदल क्या गया?
सारे के सारे विधायकों को टिकट दे दिया। और अगर सारे विधायकों को टिकट दिया तो सरकार तो विधायकों से ही बनती है। तो ये आपको लगता है ये मिशन क्लीन चल रहा था क्या? मैं इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता, मगर जो भी चल रहा था यूपी की सरकार भरोसा नहीं कर रही, यूपी की प्रजा जनता भरोसा नहीं कर रही। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है अमित शाह जी। अमर सिंह जी जो उनके बड़े करीबी थे, आज उन्होंने कहा है कि अब मेरे फेवरेट लीडर जो है वो मुलायम सिंह नहीं रहे, मोदी हो गए। चलिए, अमर सिंह जी का खुद का अभिप्राय है, इसमें मेरा कोई टिप्पणी करने का औचित्य ही नहीं। जी, तो क्या अमर सिंह बीजेपी की तरफ बढ़ रहे हैं क्या? नहीं, ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है, ना संदेश भी। लड़ाई है अमित भाई जो चल रही है, वो मायावती का ये कहना है कि बीजेपी हवा में है। हालांकि बड़ी दिलचस्प बात है, आप भी कह रहे हैं 265 का तो आपका लक्ष्य था, आपके नेता कहते हैं कि 300 हम जीतेंगे जी, 300 के आसपास। 300 कहती है गठबंधन हम जीतेंगे और 300 कह रही है मायावती हम जीतेंगे, तो ऐसे में तो 900 सीटें चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि मायावती को हमेशा अंडररेट किया जाता है और वो हो सकता है कि वही आपके टक्कर में हो? होने को तो कुछ भी हो सकता है, मगर आप 2014 ही भूल जाते। पूरे उत्तर प्रदेश में मायावती जी को एक भी सीट नहीं आई, और जिस दिन मतदान समाप्त हुआ उस दिन मायावती जी ने एक स्टेटमेंट कर दिया कि हम जब बीजेपी को सीट कम पड़ेगी बीजेपी का समर्थन नहीं करेंगे। परिणाम आए तो समर्थन करने के लिए उनके पास कुछ नहीं था और हमारी सीटें कम नहीं पड़ी थी। एक रह के, और इसमें जो पॉलिटिकल लोग हैं वो उनका अपना आकलन है, और खासतौर पे अभी डिम्पल यादव बहुत प्रचार कर रही है और वो सबसे ज्यादा कह रही है, और अब अखिलेश यादव भी कहने लगे हैं कि 3 बार राखी तो बांध चुके हैं लोग मायावती को, तो ये मिल जाएंगे बाद में। देखिए, किसी से मिलने का सवाल ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से मजबूत सरकार बनाने जा रही है। किसी को समर्थन देने का या किसी का समर्थन लेने का कोई क्वेश्चन डज नॉट अराइज। वैसे आप कहेंगे कि हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन कई बार राजनीति में ऐसा वाकया होता है, अगर कहीं कुछ कम पड़ जाए तो क्या आप ऑन रिकॉर्ड ये कह सकते हैं आज कि मायावती से समर्थन लेने का सवाल ही नहीं है, हम दोबारा चुनाव में जाएंगे? सुकेश जी, किसी से समर्थन लेने का सवाल नहीं है, कुछ कम नहीं पड़ने वाला है। काउंटिंग के दिन दोपहर को 1 बजे मेरा ये स्टेटमेंट रिपीट कर आपकी चैनल पे दिखा देना। काउंटिंग के दिन 11 मार्च 2017 को दोपहर को 1 बजे भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत के साथ सरकार बन जाएगी। मैं एक बार फिर से कोशिश कर लेता हूं आपसे कि हाइपोथेटिकल है अगेन, आप ये कह सकते हैं कि सवाल ही नहीं है मायावती के साथ अब भारतीय जनता पार्टी का कभी भी कोई गठबंधन का इरादा नहीं हो सकता, गठबंधन हो ही नहीं सकता? हमारा जिनसे गठबंधन होना था चुनाव के पहले हो चुका है और अब भारतीय जनता पार्टी को किसी की जरूरत नहीं है। हम 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। मायावती ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से उन पे हमला किया, बहन जी संपत्ति पार्टी, तो उन्होंने कहा कि मैंने भी आज जब दलित की बेटी को छेड़ोगे तो मैं भी सोच के आई हूं, मैं 2 कदम आगे चलती हूं। तो वो निगेटिव दलित मैन है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इस पे कोई टिप्पणी आप? नहीं, मैं मायावती जी की बातों पर अक्सर टिप्पणी नहीं करता। एक चैप्टर जो बार बार विरोधी उठाते हैं, आपके 73 सांसद जीत गए, 71 आपके और 2 आपके इसके, तो बहुत सारे सांसद हैं। आप पहले कई बार कह चुके हैं कि सबकी बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, जो आधिकारिक तौर पे कहा जाए उसको सही मानिए। अब जैसे योगी आदित्यनाथ तो प्रवक्ता नहीं है, लेकिन हर दूसरे दिन जो उनका बयान होता है वो लगता है कि पोलराइज करने के लिए होता है, चाहे वो साक्षी महाराज हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो या अमित शाह। वंस एंड फॉर ऑल ये कह नहीं सकते कि इस तरीके के बयान जो पोलराइज करने वाले हो वो नहीं दिए जाएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में सरकार ही पोलराइज करने के लिए चल रही है, तो आप भी पोलराइज करेंगे ना? हम पोलराइज नहीं करेंगे, सरकार पोलराइज करने के लिए चली, ये हम ना बताएं। सरकार चलाने की जिम्मेदारी जिनकी थी उन्होंने पोलराइज कर ही सरकार चलाई है, तो हम जनता के सामने रखते हैं कि फैसला करिए, आपको पोलराइजेशन करने वाली सरकार चाहिए या डेवलपमेंट करने वाली सरकार चाहिए। ये तो हम रखेंगे भैया, कि हमारा चुनाव में जनता के जो पिंच करता है, जनता को जो दर्द देता है, वो मुद्दे हम नहीं उठाएंगे जनता के सामने। कई बार वो फ्लेयर भी करता है
अमित भाई, उससे नुकसान होता है, हो सकता है, सोसाइटी मगर में सोसाइटी डिवाइड होती है। ऐसी सरकार चलाने से भी सोसाइटी डिवाइड होती है। जिस तरह से 5 साल सरकार चली है, सोसाइटी डिवाइड हुई है। हम क्या कर सकते हैं? तो टू रॉन्ग्स कैनॉट मेक अ राइट। नहीं, टू रॉन्ग्स नहीं है, हम उन्होंने जो किया है उसको बता रहे हैं। जो जिसपे आके बात रुक जाती है, थम जाती है, और वो भी विपक्षी के बाद उठाते हैं कि हमारे पास तो एक अखिलेश यादव है और उनके हिसाब से वो एक बड़ा क्लीन फेस है। मायावती कहती है मेरा तो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, हमारे टाइम में तो लॉ एंड ऑर्डर का देख लो आप, बिल्कुल सही था। और इनके पास तो इनको एक चेहरा ही नहीं मिल पाया। तो अमित शाह को कोई चेहरा क्यों नहीं मिल पाया? नहीं, चेहरा मिल नहीं पाया कहना सुकेश जी ठीक नहीं है। हमने चुनावी रणनीति के आधार पर, चुनावी रणनीति के तहत चेहरे को घोषित करना उचित नहीं माना है। हमारे जितने भी चेहरे ये दोनों से अच्छे, और उत्तर प्रदेश की जनता को भी ये मालूम। और भारतीय जनता पार्टी संगठन के आधार पर चलने वाली पार्टी, जातियों के आधार पर चलने वाली पार्टी नहीं है। एक जैसे आप गोवा गए थे और वहां आपने एनफ हिंट दे दिया कि मनोहर पर्रिकर आ जाएंगे। ऐसा मैंने नहीं कहा। मैंने ऐसा कहा है कि अभी तय नहीं है कि गोवा का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन नितिन गडकरी गए, उन्होंने तो मनोहर पर्रिकर का नाम। उन्होंने भी ये कहा कि ये तय नहीं है कि कौन बनेगा, दिल्ली से भी आ सकता है। तो आज कुछ खुलासा कर दीजिए कि क्या उनको जीतने की स्थिति में भेज देंगे क्या? नहीं, देखिए, अभी पार्टी ने तय ही नहीं किया। परिणाम के बाद लेजिस्लेटिव पार्टी और पार्लियामेंट्री बोर्ड मिलकर इसको तय करेंगे। ये जो चुनाव 5 राज्यों में है, अच्छा, आप ये मानेंगे कि पंजाब आपके हाथ से निकल गया? ना, मैं नहीं मानता ऐसा। देखिए, 5 राज्यों के चुनाव में गोवा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। पंजाब में मध्य त्रिकोणीय मुकाबला है, कांटे की टक्कर है। परिणाम आने पर ही कुछ मालूम पड़ सकता है। और जहां तक मणिपुर का सवाल है, हमारा अच्छा खासा टक्कर चल रहा है। अभी चुनाव वहां शेप ले रहा है क्योंकि अंतिम चरण में चुनाव। पंजाब में आम आदमी पार्टी अच्छा चुनाव लड़ी, ये मानेंगे आप? नहीं, उन्होंने संघर्ष बहुत किया है। और मैं जब कहता हूं कि मध्य त्रिकोणीय मुकाबला है, तब स्वाभाविक है तीनों पार्टियों ने करीब करीब एक समान रूप से जोर लगाकर चुनाव लड़ा है। जनता का फैसला 11 तारीख को आएगा। एक बात और बार बार कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में कि जो डिमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी हुई, या जिसको नोटबदली भी कहते हैं आप लोग, कि ये उसका रेफरेंडम होगा। ये सही है कि ये नोटबंदी पे रेफरेंडम है? देखिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। अगर विपक्ष इसको नोटबंदी का रेफरेंडम बनाना चाहता है तो हम तैयार हैं उसके। मगर इस चुनाव में बहुत सारे मुद्दे हैं। यूपी की 5 साल सरकार चली, बहन जी की पहले 5 साल सरकार चली थी, ये सारे मुद्दे है ही। नोटबंदी भी एक प्रमुख मुद्दा है। और नोटबंदी के मुद्दे पर यूपी की जनता भारतीय जनता पार्टी के और प्रधानमंत्री जी के साथ। जैसे आप इसको नोटबंदी पे रेफरेंडम मानते हैं, वैसे आप क्या मानेंगे कि करीब 3.25 साल के आसपास सरकार चल गई है नरेंद्र मोदी जी की, आपकी, तो ये उनके कार्यकाल पे भी रेफरेंडम होगा? देखिए, केंद्र सरकार पूरे देश की होती है, फिर भी यूपी महत्वपूर्ण चुनाव है। और यूपी चुनाव में जो जनता फैसला लेती है, उसमें हमारे 2.5 साल के कामों को भी जनता कंसीडर करती ही है। नहीं, तो हम लिमिटेड तरीके से ये मान सकते हैं, और अमित शाह ये कंसीड करने को तैयार है, ये मानने को तैयार है कि 3.25 साल की जो सरकार है, 2.5 साल की जो सरकार है, इसको एक ये चुनाव का रिजल्ट रेफरेंडम की तरह है। रेफरेंडम शब्द प्रयोग ठीक नहीं है, मगर ये चुनाव का मुद्दा है ही, उसमें कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। एक आखिरी सवाल अमित भाई, कि ये आप मानते हैं, और अगेन ये हाइपोथेटिकल है, इसलिए आप इसको टाल भी सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप ना टालें। बहुत कहा जा रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव के नतीजे कुछ ऐसे नहीं आए, बीजेपी के पक्ष में नहीं आए, तो नरेंद्र मोदी तो कमजोर हो ही जाएंगे। अमित शाह जो दबंग अध्यक्ष हैं अभी तक, उनके बारे में परसेप्शन, उनकी ताकत भी कमजोर हो जाएगी, ये मानते हैं आप? नहीं, देखो भाई, भारतीय जनता पार्टी चुनाव की हार जीतों के साथ हमारा संगठन नहीं जुड़ा हुआ। हम कई चुनाव हारे जीते हैं, मगर इस बार सुकेश भाई हारने का कोई सवाल ही नहीं। अब ऐसा मत करना कि जीतोगे तो बहुत मजबूत हो जाएंगे।
नहीं, अब कितने मजबूत होंगे? बहुत मजबूत पहले से है। जीतने से मजबूत नहीं होते, हारने से कोई वीक नहीं होता है। संगठन की प्रक्रिया चलती रहती नहीं, है। ईमानदारी की बात तो है ना। ईमानदारी की ही बात मैं बताता हूँ। मैं ईमानदारी ही की बात बता। महाराष्ट्र जीते, झारखंड जीते, हरियाणा जीते, जम्मू कश्मीर जीते, आसाम जीते, कोई बहुत मजबूत नहीं होता। और बिहार आपको और प्रधानमंत्री ने कहा बीजेपी के सर्वाधिक सफल अध्यक्ष वो हम लोगों ने उन्होंने आंकड़ों के कारण कहा। और बिहार और दिल्ली हारे तो कोई निर्बल भी नहीं होता है। लेकिन अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपना सब कुछ दांव पे लगा रखा मैं है। हर चुनाव में लगाता हूँ। हर चुनाव जीतने के लिए होता है। हर चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जीतना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ, पार्टी को लीड करता हूँ चुनाव के मैदान में, तो जीतने के लिए एडी चोटी का जोर लगाता हूँ। इसमें कोई बुरी बात तो डर नहीं लगता आपको कई बार कि अरे इसमें अगर हार गए तो हमारा भी तो वक्त खराब होगी, हमारी थोड़ी ये डर लग सकता है। अगर मैं जर्नलिस्ट हूँ तो डरना मेरा स्वभाव ही नहीं है। मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ भैया। नहीं, जर्नलिस्ट डरते ही है। जर्नलिस्ट डरते ही है, किसने बताया आपको? नहीं, डरते हैं ऐसा नहीं, ऐसा सोचते हैं। फियरलेस तो जर्नलिस्ट होता है। कई बार नेता डरते हैं, ऐसा सोचते हैं। मैं ऐसा नहीं सोचता। मेरा काम मेरी पार्टी को लीडरशिप देना है और मैं एडी चोटी का जोर लगाकर हर चुनाव को जीतने का प्रयास करता हूँ मेरे संगठन में साथ में। और मैं अकेला नहीं, करोड़ों कार्यकर्ता एक मुश्त होकर चुनाव लड़। एक आखिरी सवाल, ये चुनाव अमित शाह जीते या हारे, अमित शाह की सेहत पे फर्क नहीं पड़ने वाला। वो ऐसे ही प्रोएक्टिव होकर काम करते रहेंगे और ऐसे ही जो उनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिकिंग है वो यही रहेगा। देखिए, मेरा व्यक्तिगत कोई स्टाइल ऑफ वर्किंग नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन को चलाने की एक परिपाटी 1950 से लेकर आज तक की बनी। नहीं, आपका स्टाइल थोड़ा अग्रेसिव है। मेरी बात सुनिए, चुनाव की बात छोड़िए, मैं पार्टी चलाने की बात करूँ और वही परिपाटी रहनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। और मैं इसी के हिसाब से चलता तक सवाल है तो स्वाभाविक रूप से चुनाव में एग्रेसिव जाना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। तो मैं चुनाव में हमेशा आक्रामकता के साथ चुनाव जीतने के लिए प्रयास करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अमित शाह। अंग्रेजी में शब्द है पब्लिक विद कॉन्फिडेंस। और चुनाव के मध्य में बीच में कोई कॉन्फिडेंस लूज कर दे तो ऐसा हो भी नहीं सकता, और कम से कम परिपक्व नेता तो ऐसा नहीं करता। उम्मीद करते हैं कि 11 तारीख को नतीजे जब आएंगे तो एक बार फिर से बातचीत करने का मौका मिलेगा और उस समय जानेंगे कि जो इन्होंने कहा है उस पर कितने खरे उतरते हैं। फिर से होगी मुलाकात किसी और शख्सियत से भी। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।